सवाल इंडिया का देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसने के नाम पर सरकार ने विधानसभा में बिल तो पेश किया, लेकिन उसके ड्राफ्ट बिल के दो अहम प्रावधान हटा दिए हैं। पहले ड्राफ्ट बिल में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के कोचिंग में दाखिले पर पाबंदी थी, लेकिन विधेयक में यह बात हटा दी गई है। इसके अलावा छात्रों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट को ऑप्शनल बना दिया गया है। हाल के वर्षों में राजस्थान में कोचिंग संस्थान बहुत तेजी से बढ़े हैं और वहां मनमानी फीस और दूसरी गड़बड़ियों की शिकायतें आती रही हैं। छात्रों की खुदकुशी की भी कई खबरें बीते दिनों लगातार आती रहीं। इन सबको ही देखते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा में कोचिंग सेंटर्स कंट्रोल एंड रेगुलेशन विधेयक पेश कर दिया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में 50 या इससे ज्यादा छात्रों वाले सभी कोचिंग सेंटर्स को सरकार के नियमों का पालन करना होगा। हालांकि इस कानून में एक अहम नुक्ता हटा दिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों के कोचिंग में दाखिले पर पाबंदी होगी, लेकिन अब जो बिल सामने आया उसमें यह बात नहीं है। आइए आपको अब इस बिल के बारे में विस्तार से बताते हैं क्या कुछ इस बिल में है। इस बिल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें आसान एग्जिट फीस रिफंड पॉलिसी जो है इसमें शामिल की गई है। वहीं छुट्टी के दिन टेस्ट नहीं होंगे, इस बिल में इस बात का भी प्रावधान किया गया है। क्लास में बच्चों की संख्या तय होगी, यानी कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही क्लास में पढ़ाई करेंगे। फीस पर भी नियंत्रण होगा, मनमानी फीस वसूली पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा पंजीकरण अनिवार्य होगा, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी। काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की बात बिल में कही गई है। साथ ही छात्रों और अभिभावकों से संवाद बढ़ावा हो, इसके लिए भी बातचीत के प्रावधान इस बिल में है। वहीं नियम तोड़ने पर जुर्माने की भी बात इस बिल में कही गई है। तो राजस्थान कोचिंग पर किस तरीके से कोचिंग सेंटर्स को कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर ही ये जो बिल है वो पेश किया गया है। क्योंकि बीते दिनों लगातार राजस्थान में विशेष तौर पर कोटा से कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें बच्चे सुसाइड करते हुए नजर आए थे अत्यधिक प्रेशर की वजह से। इसके अलावा पहले से इस पूरे मामले को लेकर अब कोचिंग संस्थानों की दलील क्या है, आइए अब आपको यह हम बताते हैं। दरअसल कोचिंग संस्थानों की दलील यह है कि पहले से उनकी जो माली हालत है वो खस्ता है और नए नियमों से उन्हें और नुकसान होगा। 30% तक छात्रों की संख्या घटी है, ये कोचिंग संस्थानों का कहना है। हॉस्टल, स्थानीय व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। राजस्थान में कई शहर हैं जहां कोचिंग से ही उस पूरे शहर का व्यवसाय जो है वो चलता हुआ नजर आता है। वहीं 60% हॉस्टल सीट खाली है, ये भी कोचिंग संस्थान अपनी दलील में कह रहे हैं। कोटा, जयपुर, सीकर में इस बिल का विरोध होता हुआ नजर आया और विधेयक के विरोध में तमाम कोचिंग सेंटर्स अपनी बात करते हुए नजर आए हैं। कोटा में खुदकुशी के आंकड़े, आइए अब आपको बताते हैं क्या कारण है कि ये बिल जो है वो लाना पड़ा। साल 2015 में 18 आत्महत्या के मामले कोटा से सामने आए, तो वहीं साल 2016 में 17, 2017 में मामलों में कमी देखने को मिली, 7 मामले जो हैं वो सामने आए। लेकिन 2018 में ये मामले 7 से बढ़कर 20 हो जाते हैं और 2019 में मामलों की संख्या 18 दर्ज होती है। 2022 में 15, लेकिन 2023 में 26 मामले हैं वो सामने आते हैं। 2024 में 27 और 2025 में अब तक 3 महीनों के भीतर ही 8 खुदकुशी के मामले जो हैं वो सामने आए हैं। ऐसे में कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण हासिल करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। कोचिंग बिल को लेकर हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने बात की राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से। कोचिंग बिल को लेकर हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रेमचंद बैरवा जी हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर। प्रेमचंद जी, ये जो बिल लेके आए हैं इसमें काफ़ी कुछ कहा गया, जैसे कि विगरस काउंसलिंग का प्रावधान लगाया गया, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ लगाई गई हैं आपने, और एक अच्छा प्रावधान है वो रिफंड का है। और दूसरा जो है, जो सब लोग सोच रहे थे कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट कंपलसरी करोगे, नहीं, लेकिन नहीं किया गया है। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ, अभी हम केवल इन पे नियंत्रण रखने के लिए, बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हो जो मानसिक तनाव में आके कई हादसे के शिकार हो जाते हैं, तो इनको देखते हुए अभी हमने इन कोचिंग संस्थाओं पे नियंत्रण रखते हुए 50 बच्चों से कम की ये चलाए नहीं, और कई इसमें विसंगतियां है वो दूर रख के उस पर नियंत्रण के लिए हमने कमेटियों का प्रावधान किया है। और कमेटियों के साथ साथ ही इन पे रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान किया है। और अगर कोई गलतियां करता है, इसमें खामियां रखता है, तो उसमें पेनल्टी का प्रावधान भी रखा है। उनको
बंद करने का प्रावधान भी रखा है। सर, आपके आलोचक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोचिंग इंडस्ट्री के प्रेशर में आके, क्योंकि उनका बिजनेस है, जितने ज़्यादा बच्चे भर्ती हों उनको पैसे मिलते हैं। आपने 16 साल का प्रावधान नहीं रखा है। काफ़ी लोगों ने कहा था कि 16 साल से पहले बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं होना चाहिए। हमने इस पे पहला प्रयास नियंत्रण का किया है। जो भी सुझाव होंगे निश्चित रूप से इसमें अभी हमने रखा है, जो भी सुझाव आएंगे उनको सम्मिलित करेंगे। तो हमारे साथ खास बातचीत के लिए प्रेमचंद बैरवा जी, जो बता रहे थे कि 16 साल की जो एक मांग थी कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग में दाखिला नहीं मिलना चाहिए, उसका प्रावधान इस बिल में नहीं रखा गया है। कहीं ना कहीं जो हमने उनसे सवाल किया कि क्या ये ऐसा हुआ है क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। कोचिंग इंडस्ट्री काफ़ी समय से ये कह रही थी कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो जो कोटा में कोचिंग इंडस्ट्री है उसमें बिजनेस बहुत डाउन हो जाएगा। इस पर मंत्री जी ने जवाब ये दिया है कि आगे अगर कोई सुझाव आएंगे तो उनको इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उम्र तय करनी थी, समय जो उम्र तय करनी थी जिसमें कोचिंग में दाखिला हो, वो इस बिल में शामिल नहीं किया गया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। हर्षा हमारी सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। हर्षा, हमने सुना आपने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा से भी ये सवाल पूछा कि आखिर प्रावधान क्यों बदल दिए गए। उसमें वो ये कहते तो नजर आए कि आगे जैसे सजेशंस आएंगे उस हिसाब से हम बदलाव करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त सवाल उठ रहे हैं वो इसी चीज को लेकर उठ रहे हैं। अभिभावकों का भी यही कहना है और विपक्ष भी यही कह रहा है कि ये सब कुछ कोचिंग सेंटर्स के दबाव में जो है वो सरकार को झुकना पड़ा। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब कोचिंग का अगर हम उसको एक पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोचिंग इंडस्ट्री जो कोटा में चल रही है उसमें जितने नंबर्स, जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा वो कोचिंग इंडस्ट्री मुनाफा कमाएगी। और कहीं ना कहीं वो भी रीज़न रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे हम देख रहे थे कि कोटा में एक अलार्मिंग नंबर ऑफ सुसाइड्स भी हो रहे थे। जब रिपोर्टिंग की, जब साइकोलॉजिस्ट ने उसको स्टडी किया, मनोविशेषज्ञों ने भी अपनी राय दी, तो सबको लगा कि देखिए जो कोचिंग का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिगरस, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है। उसमें सिर्फ पढ़ाई है और बच्चों के लिए कोई मनोरंजन, कोई खेलकूद नहीं है। ये लगातार ये विषय उठता आया है और हमने देखा कि प्रशासन ने भी अपने तरफ से प्रयास किए हैं। तो फॉर एग्जांपल इस बिल में रखा गया है कि जिस दिन वीकली ऑफ होगा उसके बाद में आप एग्जाम असेसमेंट नहीं लेंगे। आप असेसमेंट को सार्वजनिक भी नहीं करेंगे क्योंकि उससे भी प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि बच्चे पूरे टाइम देखते हैं कि ये जो सांप सीढ़ी का खेल है उसमें वो कितना ऊपर जा रहे हैं, कितना नीचे आ रहे हैं, और वो अपना प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन एक चलन है कोटा में, वो ये है कि डमी स्कूल क्रिएट करके जो 13-14 साल के 15 साल के बच्चे हैं उनको डमी स्कूल में दाखिला दिखा के एक्चुअली वो बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे कोचिंग करते हैं। और साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि अगर आप बच्चे को खेल के मैदान, टीचर के इंटरेक्शन और अपने फ्रेंड से दूर हटाकर आप उसको कोचिंग में डालोगे जहाँ पर कोई इंटरेक्शन ज़्यादा नहीं होता है टीचर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे होते हैं, क्लासरूम बहुत बड़ा होता है, टीचर का 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होता है, को करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती है, और जो उसका फ्रेंड है कोचिंग क्लास में वो उसका कॉम्पिटिटर होता है, वो उसका फ्रेंड नहीं होता है। ऐसे में बच्चा आइसोलेट होने लगता है, स्ट्रेस में आने लगता है और उसकी बहुत कच्ची उम्र होती है, 13, 14, 15 साल में आपको नहीं करना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि देश के अलग अलग राज्यों से जो बच्चे हैं वो 10वीं के बाद ही कोटा सहित अलग अलग जगहों पर जहां शैक्षिक संस्थानों का हब है वहां वो एडमिशन ले लेते हैं और स्कूल की 11वीं 12वीं की पढ़ाई जो है वो छोड़कर इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते नजर आते हैं। मेरे 2 सवाल और हैं जो साथ ही में आप जवाब दे दीजिएगा। वो ये कि पहला कि क्या मौजूदा रूप में जो ये विधेयक है इससे कोचिंग संस्थान संतुष्ट है, और दूसरा क्या ये जो मौजूदा विधेयक है ये मुकम्मल है कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए? देखिए, कोचिंग संस्थान इससे संतुष्ट है कि नहीं, क्योंकि उनको तो ये सबसे बड़ी चिंता उनको ये थी कि उनका जो बिजनेस है वो डाउन हो जाएगा। और आप 16 साल की बात करें कि 10th पास करके बच्चे आए, हम तो कोटा में जाके उन बच्चों को मिले हैं तो 13, 14, 15 साल के बच्चे हैं जो सो कॉल्ड स्कूलिंग कर रहे हैं कोटा में, लेकिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो कोचिंग में ही हैं। तो आप सोचिए कि ये उम्र है क्या 14 या 15 में कोचिंग करने की। और इशू ये नहीं है कि कोचिंग संस्थान हैप्पी है कि नहीं, इशू ये है कि क्या आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट सुसाइड रोकने के लिए। ये सवाल हमको पूछना चाहिए। जब 24-24, 25-25 बच्चे एक साल में स्टूडेंट का सुसाइड हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है ना। तो सवाल तो ये है कि क्या ये स्टूडेंट सुसाइड को रोक पाएगा। सवाल ये नहीं है कि कोचिंग संस्थान हैप्पी है कि नहीं, क्योंकि कोचिंग तो अपना वो पैसा कमाएंगे, बच्चा तो उनके लिए एक ATM कार्ड है। बच्चों ने खुद ने हमको ये बातें बोली है।
तो ये इशू है कि क्या ये जो बिल है, क्या ये इफेक्टिवली एक एनवायरनमेंट दे पाएगा जो बच्चे के वेलबींग के लिए है। क्यों नहीं आप प्रावधान कर रहे हैं? और हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। आपने एप्टीट्यूड टेस्ट को ऑप्शनल कर दिया है फॉर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स अगर अगर आप टेस्ट देते और आधे से ज़्यादा बच्चे वो टेस्ट पास नहीं कर पाते तो उनका दाखिला नहीं होता। दाखिला नहीं होता तो आप मुनाफा नहीं कमा सकेंगे। तो एप्टीट्यूड टेस्ट जब रिकमेंडेशंस ये थी कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट रखिए, खाली उन बच्चों को डालिए इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो सचमुच आगे जाके डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं। हर बच्चे को इसमें मत धकेलिए। बिल्कुल एक भेड़ चाल है जो नजर आती है, जिसमें तमाम अभिभावक अपने बच्चों को बड़े बड़े आईआईटीज और एम्स में दाखिला दिलाने के लिए इन तमाम शैक्षणिक संस्थानों में धड़ल्ले से एडमिशन कराते हुए नजर आते हैं। लेकिन वाजिब सवाल है जो हर्षा आप उठा रही हैं कि क्या इनसे जिस तरीके से सुसाइड के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए हैं वो काबू में आएंगे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी इस खबर पर दर्शकों तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात अब नागपुर हिंसा की करते हैं, जहां नागपुर हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ तेज हो गई है। 3 पुलिस स्टेशनों में कुल 6 एफआईआर दर्ज की गई है और 1200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें करीब 200 लोगों की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने आज 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 60 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। नागपुर हिंसा में बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और पुलिस ने 5 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है, जिन पर जेजे एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज गिरफ्तार होने वालों में आरोपी फहीम खान भी शामिल है, जिसे गणेशपेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में है। झगड़े की शुरुआत हुई तो फहीम ने ही पुलिस स्टेशन पहुंचकर बजरंग दल के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस के मुताबिक फहीम ने लोगों को भड़काया था। वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। स्थानीय पुलिस साजिश के एंगल से भी इस पूरे मामले की तलाश कर रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर के मुताबिक किसी ने साजिश जरूर की है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है, ऐसा नागपुर पुलिस का कहना है। एक एरिया में हुआ था ये, उसके बाद में हंसापुरी एरिया जो दूसरा एरिया है तो उसमें पहुंचा, तो इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है इसके थ्रू जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फ़ोन्स जो गए हैं तो वो सीडीआर के थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। और इसमें ज़रूर ये नज़र आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है तो आप भी कुछ कीजिए। इस तरह का अभी हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें देखिए, जो अभी हमारे पास में जो नाम है सब नागपुर के हैं। एक तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें, और अगर इन्होंने कंस्पायर करके एक जगह पे आए और सुबह के इंसिडेंट के बाद में फिर ये लोग सब मिले हैं, तो वही जैसे मैंने बताया कि इसमें जो वो लिंक है किस कैसे इन्फॉर्मेशन गई, अगर ये बाहर से लोग आए हैं, वही चीज़ हम देख रहे हैं। इसमें कुछ है इसमें जो एंगल इस तरह का नज़र आ रहा है, जो कि मैं अभी मीडिया के सामने नहीं बता सकता, बट वो एंगल एस्टेब्लिश इसमें हो रहा है और वो हम लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में औरंगजेब का मुद्दा उछला हुआ है और उसमें अबू आजमी के बयान की अहम भूमिका थी। इस मुद्दे पर अब अबू आजमी ने हमारे सहयोगी शादाब सिद्दीकी से बातचीत की है। उन्होंने एनडीटीवी से कहा कि मेरी और मेरे परिवार की जान को खतरा है और सरकार इस मामले को गंभीरता से देखे। साथ ही अबू आजमी ये भी कहते नजर आए कि मैं इस मुद्दे पर माफी मांगता हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ एक्शन हुआ, तो मुख्यमंत्री ने आपके खिलाफ विधानसभा में बोला, उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही, हालांकि आप अग्रिम जमानत ले आए। डिप्टी सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी लगातार आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आप इस वक्त पूरे कह सकते हैं कि बयानों के केंद्र में हैं। इसको आप कैसे देखते हैं जो आपके खिलाफ जो लगातार बयान आ रहा है? नहीं, मैं देखिए, मेरे खिलाफ बयान आने से मेरी जान को खतरा है, मेरी सिक्योरिटी को खतरा, मेरे परिवार को खतरा। और जब इतने रिस्पॉन्सिबल लोग ऐसी बातें बोलेंगे, जो यहाँ पे सरकार में बैठे हैं अगली कुर्सी पर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसी बातें बोलेंगे तो आम जनता तो समझेगी ना कि यहाँ वाकई ये जो देशद्रोही है, इन्होंने गलत काम किया है। हालांकि मैंने गलत काम कौन सा किया है? मेरे पास ये बुक है, आप देख लीजिए इतिहास की। ये जो है ये प्रोफेसर बीएन पांडे साहब ने पार्लियामेंट में भाषण किया है, ये आप देख लीजिए। ये जो है बीएन पांडे की किताबें यहाँ पर रखी हुई, ये देख लीजिए आप। औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ कितनी किताबें रखी हुई मेरे पास, यहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं लोग यहाँ पे। तो अगर चाहे मैंने गलत बोला है, मैंने इन्हीं बातों को कोट किया है, तो अगर इन लोगों की किताबें पे आज तक बैन नहीं लगा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर क्यों आप कह रहे हैं। छत्रपति शाहू महाराज
बगैर चप्पल के औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर उनकी ज़ियारत करने गए थे। तो जो उन्होंने जुल्म किया होगा पहले, मरने के पहले तो किया था जुल्म, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उसी परिवार के साहू महाराज वहां बगैर चप्पल के जाते हैं कब्रिस्तान के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हिस्ट्री में लिखी हुई हैं, अगर मैं उसको पढ़ूं, उसको बोलूं और मेरे पे कार्रवाई हो, तो मैं कहूंगा सरकार से कि जितनी चीजें लिखी हुई जो पसंद नहीं है, जो गलत है, उन चीजों पर बैन लगा दो, उनको निकाल दो रिकॉर्ड से, ताकि दोबारा कोई बोलने ना पाए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आपकी जान को खतरा है, आपके परिवार की जान को खतरा है। तो किससे खतरा है आपको? क्यों ऐसा लगता है कि आपकी जान को खतरा है? अरे मैं टेलीफोन उठाता नहीं आजकल, मैं जो नंबर सेव नहीं, किसी का नाम नहीं तो उठाते, फोन उठाते गाली बक रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, और उसके बाद मुझे जो इस पे टैग भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं वो लोग, आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। मैं मेरे बीवी बच्चे का ही पढ़ लेंगे तो बोलेंगे तो छोड़ दो राजनीति, चले जाओ, क्या कर रहे हो जी सब काम, माँ बहन की गाली, ऐसी गाली, गलती क्या मेरी? मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करता हूँ। मैं हाउस में कितनी बार बोल चुका हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में मुसलमानों को कितनी अहमियत थी, कितना सम्मान था उनका। उनके जो है बड़े बड़े ऑफिसर थे, मुसलमान थे। मैं अपने एरिया में उनकी एक बहुत बड़ी जो है बनाने जा रहा हूँ, एक प्रतिमा बनाने जा रहा हूँ वहां पे, बहुत बड़ी, जिसमें 40-50 गोवंडी में बनाएंगे आप? शिवाजी महाराज की प्रतिमा आप गोवंडी में बनाने जा रहे हैं? वहां पर, जिसमें कहूँ छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान, और ये कह रहे हैं, नीतीश राणे साहब कहते हैं कि झूठ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कोई मुसलमान नहीं था, बताइए, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक बंगाल से साहब कह देते हैं उठाकर कि हम मेरी सरकार आएगी तो मुसलमानों को निकाल देंगे बंगाल से। एक कहते हैं 20 लाख मुसलमानों को मार दो, मुसलमानों के साथ कोई लेन देन मत करो, अगर कहीं भी मुसलमान दुकान लगाता है उससे सामान मत खरीदो। हम बचपन से देखते हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं, हिंदू भाइयों की शादी ब्याह में, सुहाग में जो सामान लगता था सब मुसलमान बनाता था, साड़ियां मुसलमान बनाता है, सारी चीज मुसलमान बनाता है। अब आज ये जमाना आ गया है कि मुसलमानों को दुकान मत लगाने दो, उनसे खरीदो मत, उनकी प्रॉपर्टी मत लो, उनको सब कोई चीज बेचो मत, उनसे लेन देन मत करो, उनका सोशल बाइकआउट करो। क्या है ये क्या है, क्या नफरत कितनी बढ़ेगी देश में? हम तो कहते हैं कि ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब साथ रहना चाहिए। मैं हमेशा ये गीत गाता हूँ कि ये हम सारे मुसलमान सब लोग मिलजुल कर एक रहें। हम ईद आए, बकरीद आए, होली आए, दिवाली आए, हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए, दूसरे को मुबारकबाद दे के अपना खुशी खुशी इस देश में रहे। अच्छा, औरंगजेब पे जो स्टेटमेंट आपने दिया, तो आपको लगता है कि जब इतने सेंटिमेंट हाई हैं तो इस पे बोलने से बचना चाहिए, अभी नहीं बोलना चाहिए, चूंकि इतना बड़ा मसला ये महाराष्ट्र की राजनीति में बना हुआ है? तो आपको लगता है कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया ना देते तो बेहतर रहता? हाँ, अगर मुझे मालूम होता ये सब होने वाला तो बिल्कुल नहीं देता मैं। अगर मुझे पता चलता कि एक हिस्ट्री की बात बोलने पर इतना बड़ा बाउंडर होने वाला है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। उसके बाद मैंने डर के नहीं, अगर मेरी बात से रियल में किसी को दुख हुआ है तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं। मेरी वजह से अगर हाउस रुक रहा है, एक दिन हाउस नहीं चला तो मैंने उसी तरह, क्या हो रहा है, मेरी वजह से हाउस रुक रहा है, बजट सेशन में लोगों को अपनी डिमांड रखना है। मैं अबू आसिम को सस्पेंड करना मतलब 5 लाख लोगों के साथ नाइंसाफी। कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं हो रहा है, फंड चाहिए, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मुझे बात करना था हाउस में, मुझे निकाल दिया गया। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने स्पीकर से मिलकर लेटर दिया है? मैं देख रहा था कि आप स्पीकर से मिलने गए, आपने उनको लेटर दिया, आपने अपने निलंबन वापसी की बात कही है, तो उस पर क्या कोई डेवलपमेंट है? क्या आपका निलंबन वापस हो सकता है? इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं मालूम, मुझे अभी तक तो नहीं मालूम, लेकिन पूरा हाउस एक साथ खड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आम जनता से पूछता हूँ, मैंने कौन से महापुरुष के बारे में एक लफ्ज बोला है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मैंने कौन सा ऐसा अपमान किसी का किया है जिसकी वजह से मेरे साथ इतनी बड़ी कार्रवाई? मैंने तो कहा ही नहीं। तो आपके खिलाफ तो एफआईआर भी हुई, मैं देख रहा था बड़ी, मैं धाराएं पढ़ रहा था कि जो गंभीर धाराओं में आपके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है, जिसपे आप अग्रिम जमानत ले आए हैं, तो ये केस भी चलेगा। तो ये जो एफआईआर हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सुनिए ना, जज साहब ने पूछा पुलिस से कि आपने जो इन्होंने बोला था उस बात को सुना, क्या आपने पढ़ा? तो पुलिस ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले हमें थाना से भेज दिया, हमने रजिस्टर कर लिया। भाई हम यहाँ जाते हैं, जो खुले आम ये कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों से लेन देन मत करो, मुसलमानों को निकाल दो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहते हैं, खुले आम हम जाते हैं, हमारी एफआईआर ली ही नहीं जाती।
हम थक जाते हैं, ली नहीं जाती। यहाँ हमने कुछ अपमान किया ही नहीं, हमारी एफआईआर ले ली गई और हमारे ऊपर इतना बड़ा केस बना दिया गया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां विकास नगर इलाके में पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अपनी मालकिन को नोच नोच कर मार डाला। मौके पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खूंखार कुत्ते को पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। दरअसल 80 साल की मोहिनी देवी जब अपने घर के आंगन में अकेली बैठी थी, तभी इस दौरान उनका पालतू कुत्ता जर्मन शेफर्ड अचानक हिंसक हो गया। कुत्ते ने मोहिनी देवी को बुरी तरह से नोच दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं मध्य प्रदेश में भी आवारा कुत्तों के आतंक ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। सड़कों पर बच्चे या बुजुर्ग हर कोई कुत्ते के शिकार हो रहे हैं। हालात यह है कि सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज दवाएं भी खत्म हो चली है। शाहजहाँपुर में इस बेबस बच्ची पर 2 कुत्ते जिस तरह से सरेआम हमला कर रहे हैं, उससे यह सच बेपर्दा है कि मध्य प्रदेश के आवारा कुत्ते गली गली में किस कदर आदमखोर हो चले हैं। गनीमत रही कि इस बच्ची की जान उसकी मां और दूसरी महिला ने बचा ली। कल्पना कीजिए कि अगर ये दोनों महिलाएं यहाँ नहीं होती तो ये आदमखोर कुत्ते इस बच्ची का क्या हश्र करते। सवाल सिर्फ शाहजहाँपुर का नहीं है, बल्कि विदिशा के हालात और भी बिगड़े हुए हैं। यहाँ एक ही दिन में कुत्ते के काटने के 25 मामले सामने आए हैं, जबकि मार्च महीने के 20 दिन गुजरने से पहले ही 150 मामले सामने आ चुके हैं और सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ खत्म चली हैं। जिला अस्पताल गया था। क्या हुआ था? उन्होंने पहला डोज तो लगा दिया था, दूसरा लगवाने गया तो बोलने लगे वैक्सीन नहीं है, मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहाँ लगवा। पुसंगल कुत्ता है, छोटा सा। अच्छा, कुत्ते ने काटा। कहाँ गए थे इससे पहले? पहले गए हम चिकित्सालय में। हाँ। वहाँ से बोले कि वो मेडिकल में चले जाओ। हाँ। मेडिकल में गए सो वो पर्चा बना, पर 232 में भेज दिया वहाँ से। हाँ। वहाँ पर 232 से बोले कि वो 195 में चले जाओ। सरकारी अफसर कुत्ता काटने के मामलों को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन दवाइयों पर खामोश हैं। अभी इस मंथ मार्च के महीने में दिन प्रतिदिन डॉग बाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं। 25 केस के समथिंग आ चुके हैं अभी, और टोटल अगर मार्च महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगभग 122-123 केस निकल के आते हैं अभी हमारे पास, और कुछ केस तो गंभीर हालत में आते हैं। काफ़ी मतलब घाव रहते हैं उनको, तो उनको मैनेजमेंट करके और इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोग भर्ती करके उनका इलाज करते हैं। और जो कैटेगरी 3 के जो पेशेंट होते हैं जिनमें घाव ज़्यादा हो, ब्लीडिंग हो, तो उनमें हमें रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना पड़ता है। और डॉग बाइट के केस लगभग 4 से 5 वैक्सीन लगते हैं। राजधानी भोपाल में भी स्ट्रीट डॉग्स का आतंक बढ़ा है। ये हालात तब हैं जब सीएम मोहन यादव ने आवारा कुत्तों के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया था, लेकिन अफसरों की लापरवाही ने इस मुहिम को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। खबर पुणे से है। पुणे में टेम्पो ट्रैवलर में आग लगने से बड़ा हादसा हुआ है। आग में झुलसकर कंपनी के 4 कर्मचारियों की मौत हुई है। ऑफिस जाते वक्त कंपनी के टेम्पो ट्रैवलर में यह आग लग गई। आग का पता चलने पर ड्राइवर ने रफ्तार कम की, कुछ लोगों की जान बची, 4 लोग फंसे रह गए। करीबन 14 से 15 लोग थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर। इसमें 6 लोग घायल हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है, और 4 लोगों की मौत हुई। क्या वजह हो सकती है कि तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई? ये दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनिशियली शॉर्ट सर्किट दिख रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही बता सकते हैं इतना सडन फायर कैसे कैच हुआ। पुणे के हिंजवडी इलाके में जो कंपनी है ओम ग्राफिक्स एंड प्रिंटिंग, उस कंपनी के कुछ कर्मचारी पुणे से इस मिनी टेम्पो ट्रैवलर बस से अपने कंपनी में काम के लिए सुबह आ रहे थे। सुबह 7:30 बजे इस टेम्पो ट्रैवलर बस को आग लगी, और इस आग में इस बस में जो कर्मचारी थे 12, उनमें से 4 कर्मचारियों की जगह पर ही जलकर मौत हो गई। 6 कर्मचारियों के ऊपर अभी हिंजवडी इलाके में जो रूबी हॉल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में अभी आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। अब इस बस की
तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से है बस जलकर राख हो चुकी है। पुलिस ने जो बताया उनके मुताबिक इस बस को आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अभी आरटीओ की टीम आ रही है और फॉरेंसिक टीम आने के बाद पता चलेगा कि इस बस को किस वजह से आग लगी थी। लेकिन इस हिंजौड़ी इलाके में लगभग 3 से 3.5 लाख कर्मचारी इसी तरह से बस से आते हैं। अभी इस बस के सेफ्टी के गांव ये जो टेम्पो ट्रैवलर्स के जो मालिक है वो फॉलो करते हैं कि नहीं ये देखना भी अभी जरूरी पड़ेगा। लेकिन इस दुर्घटना के बाद हिंजौड़ी पुलिस जो है टेम्पो ट्रैवलर्स के जो ओनर्स है उनकी जांच करेगी कि नहीं ये देखना अभी पड़ेगा। सूरज कस्बे, एनडीटीवी इंडिया, हिंजौड़ी, पुणे। अब बात उस हत्याकांड की जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। यहां प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने शव के कई टुकड़े किए। उसके बाद शरीर के टुकड़े को एक ड्रम में रखकर सीमेंट से सील कर दिया। मृतक सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। वो छुट्टी पर लंदन से घर लौटा था। इसके बाद नींद की दवा देकर उसकी हत्या कर दी गई। सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं आरोपी मुस्कान के माता पिता ने बेटी को फांसी की सजा देने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि हमने ही बेटी को पुलिस के हवाले किया है। सौरभ अच्छा लड़का था, हमारी बेटी ही खराब है। मेरे साथ मुस्कान की मम्मी है, उनसे बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, जो घटना हुई है, जो एलिगेशन लगे हैं मुस्कान पर, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी है, वो हम ही ने उसे अरेस्ट करवाया है। उसने हमारे सामने आके कन्फेस करा था कि मैंने ऐसा ऐसा कर दिया है सौरभ को। हमने कहा, हम एकदम तुरंत थाने ले गए उसे 4 बजे। और कब कन्फेस किया था? कल करा था 18 तारीख को। वहाँ से लौटने के बाद 17 को आए थे वो, 18 को उसने हमारे सामने आके बताया है। क्या बताया था? क्या बताया था आपको? कि मम्मी ऐसे ऐसे हमने सौरभ को मार दिया है। एक सवाल ये है कि सौरभ से चलो रिश्ते खराब थे, मारने की वजह क्या है? मतलब ये कुछ बताया आपने? मारने की वजह ये बताई है कि उसका दोस्त उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। अच्छा। नशे की वजह बताई है कि हमें करने को नहीं मिलेगा अब नशा। मतलब साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। अच्छा। और इसके पहले कभी बेटी ने आपसे बताया कि सौरभ से रिश्ते कैसे हैं, क्या है कुछ? नहीं, वो 2 साल से जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शूबी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या पट्टी पलाई, क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा। लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा उन्होंने उसके साथ। इस वक्त मैं हूँ मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में और मेरे सामने ये घर है मुस्कान का, जिसमें फ़िलहाल ताला पड़ा हुआ है। मेरठ पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से मुस्कान इसी घर में रह रही थी अपनी बेटी के साथ में, जो 6 साल की बेटी थी, और इसी मकान के अंदर उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल 24 फरवरी को जो सौरभ राजपूत हैं वो लंदन से लौटे थे और वो इस घर में आए थे और उनकी जो 6 साल की बेटी है उसका जन्मदिन 28 फरवरी को था और बर्थडे के बाद यानी कि 4 मार्च को इसी घर के अंदर सौरभ की हत्या को अंजाम दिया गया। आरोप यह है कि हत्याकांड के लिए पहले सौरभ को नींद की गोलियां दी गईं,
उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव के करीब 15 टुकड़े किए गए और एक प्लास्टिक के ड्रम में वो टुकड़े डाल दिए गए। उसके बाद ड्रम के अंदर पूरा सीमेंट भर दिया गया और उसके बाद जो मुस्कान है वो अपने प्रेमी साहिल के साथ यहाँ से चली गई और हिमाचल प्रदेश में कसौनी गई। वहाँ से वो सौरभ के मोबाइल से लगातार उसके कुछ फ़ोटोज़, कुछ पहाड़ों के फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रही, जिससे लगे कि सौरभ जिंदा है। लेकिन जब सौरभ के घर वालों की बातचीत लंबे समय तक नहीं हो पा रही थी तो सौरभ के घर वालों ने पुलिस को शिकायत दी और फिर पुलिस ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसने माना कि इसी घर में उसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने घर से वो ड्रम बरामद किया जिसके अंदर सौरभ के शव के टुकड़े पड़े हुए थे और ड्रिलिंग मशीन से वो सारे टुकड़े निकाले गए हैं जिनका पोस्टमार्टम किया गया। जो अवशेष मिले थे उनकी डीएनए जांच भी होगी। मेरे साथ कुछ मुस्कान के पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, यहाँ कब से ये मुस्कान रह रही थी? 2-2.5 साल से रह रही थी। और ये साहिल यहाँ पर रहता था या आता जाता था? बस जी यहाँ कभी आता होगा रात बिरात में, पता नहीं चलता था इतना। हाँ, लेकिन आता था। और दूसरी बात यह है कि जब सौरभ यहाँ पर आया था तो आपको जानकारी थी कि सौरभ आया है? हाँ, वो तो रह रहे थे, बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। अच्छा। जन्मदिन उन्होंने करा था, वो हमें पता नहीं चली पर करा था। तो सौरभ से आपकी बातचीत होती होगी तो कुछ बताते थे कि पत्नी से रिश्ते किस तरह? नहीं, वो आए बहुत दिन में थे, बाहर रहते थे। अच्छा, कैसे थे वो? वो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पति पत्नी विवाह चल रहा है, ये आप लोगों को मालूम था या नहीं? नहीं।